नमस्कार। कक्षा तृतीय के भैया बहन, आज की कक्षा में हम पाठ 4 वर्णों के बोल को पढ़ेंगे और समझेंगे। वर्णों के बोल के अंतर्गत वर्ण के विषय में जानेंगे और समझेंगे। वर्ण किसे कहते हैं? सबसे पहले हम यह जान लें कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा न हो। वर्ण को हम अक्षर भी कहते हैं, जैसे अ, ई, क, च, प इत्यादि। आगे हम बढ़ें। वर्ण के कितने प्रकार हैं? वर्ण के 2 प्रकार हैं। पहला स्वर वर्ण, दूसरा व्यंजन वर्ण। स्वर्ण वर्ण की क्या परिभाषा है, इसे सुन लें। स्वर्ण वर्ण उसे कहते हैं जिनका उच्चारण बिना किसी मदद या बाधा के होता है। स्वर वर्ण व्यंजन वर्णों के उच्चारण में सहायक होते हैं, जैसे अ, आ, ई, उ इत्यादि। स्वर वर्ण कितने हैं और इनके कितने प्रकार हैं, इस पर चर्चा करें। स्वर वर्ण कुल 11 हैं। कौन कौन से 11 हैं? तो सुन लें। अ, आ, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, री, ए, ओ, औ, यानी ये कुल 11 हुए। अब इनके कितने प्रकार हैं? तो ये इन 11 को 3 प्रकार में रखा गया है। कौन कौन से? तो पहला ह्रस्व स्वर, इसके अंतर्गत अ, छोटी, छोटाऊ और री, ये 4 हैं स्वर वर्ण। फिर दूसरा मूल दीर्घ स्वर, इसमें आ, बड़ी और बड़ा ऊ, ये 3 हुए। तीसरा संयुक्त स्वर, इसमें ए, ओ, औ, ये 4 हो गए। तो इनकी संख्या कुल 11 हो गई। अब आगे हम यह जान लें कि ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर क्या है, इसको इस तरह से समझें। ह्रस्व स्वर जो है वो एक मात्रा का होता है। मात्रा किसको कहते हैं? कि जो बोलने में समय लगता है उसको मात्रा कहते हैं। अर्थात ह्रस्व स्वर को बोलने में एक मात्रा का समय लगता है। अब आप ये जानना चाहेंगे कि मात्रा किसे कहते हैं? तो जो हम उच्चारण करते हैं इनको बोलने में, उसमें जितना समय लगता है उसको मात्रा कहते हैं। अर्थात उच्चारण के कालमान को मात्रा कहते हैं। अब दूसरा दीर्घ स्वर, ये जो है 2 मात्रा का होता है। इसको बोलने में ह्रस्व से 2 गुना समय लगता है। एक ही प्रकार के ह्रस्व के जोड़ से दीर्घ बनता है, जैसे अ जोड़ अ बराबर आ, छोटी जोड़ छोटी बराबर बड़ी ई, छोटा ऊ जोड़ छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ। आप समझ लिए कि दीर्घ कैसे बनते हैं और इनमें दुगुना समय लगता है ह्रस्व से। अब तीसरा है संयुक्त स्वर। ये क्या है? तो ये भी 2 मात्राओं का होता है, पर ये 2 प्रकार के स्वरों के जोड़ से बनते हैं। अलग अलग स्वरों के जोड़ से बनते हैं, जैसे अ जोड़ ई, ए, अ जोड़ ए, अ जोड़ उ, ओ, अ जोड़ ओ, औ। समझ गया कि संयुक्त स्वर क्या है और ये कैसे बनते हैं। अब आगे व्यंजन वर्ण पर हम चर्चा करेंगे। व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, ये कितने हैं और इसके कितने प्रकार हैं। सबसे पहले व्यंजन वर्ण की परिभाषा को सुनेंगे। व्यंजन वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिनके उच्चारण में स्वर वर्णों की सहायता ली जाती है। हर व्यंजन के बोलने में अ की ध्वनि छिपी रहती है। कैसे? आधा क जोड़ अ, ये दोनों जब मिलेंगे तो क्या होगा? पूरा क। अब व्यंजन वर्ण कितने हैं?
तो ये जान लें व्यंजन वर्ण की संख्या 33 है और 5 नए लिए गए हैं। इन 33 व्यंजन वर्णों को हम 3 मुख्य श्रेणियों में रखते हैं या रखा गया है। पहला है स्पर्श व्यंजन। ये क्या है सुन लें। ये कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ स्थानों से बोले जाते हैं। ये 25 हैं और इनके 5 वर्ग हैं। ये 5 वर्ग कौन कौन से हैं अभी थोड़ी देर में मैं आपको समझाता हूँ, पहले इसे समझ लें। दूसरा अंतस्थ व्यंजन, जिनका उच्चारण जीभ, तालु, दांत और ओठों के परस्पर सटाने से होता है किंतु कहीं भी पूर्ण स्पर्श नहीं होता, इसलिए ये अंतस्थ कहलाते हैं। और ये कितने हैं तो 4 हैं। कौन कौन? या, र, ला, व। अब तीसरा है उष्म व्यंजन। इनका उच्चारण घर्षण अर्थात रगड़ से उत्पन्न उष्म वायु से होता है। ये भी 4 हैं। कौन कौन? तालाब्य श, मूर्धन्य श, दंती श, ह। अब तो आपने इन चीजों को समझ लिया। अब हम 5 वर्गों को समझेंगे। कहा था ना कि आगे बताऊंगा, तो इसे ध्यान से देखिए। 5 वर्ग कौन कौन से हैं स्पर्श व्यंजन के। पहला है कवर्ग। इसका उच्चारण कंठ से होता है। क, ख, ग, घ, अंग। इसको आप जब बोलेंगे तो आपको लगेगा कि ये ध्वनि कंठ से निकल रही है। दूसरा वर्ग है चवर्ग। इसका उच्चारण तालु से होता है। च, छ, ज, झ, इय। इसे आप बोलकर देखिए, आपकी जिह्वा तालु को स्पर्श करती है। अब तीसरा वर्ग है टवर्ग। ये मूर्धा से होता है। तालु के पीछे कोमल जो भाग है उसे मूर्धा कहते हैं। जिह्वा उसको स्पर्श करती है। ट, ठ, ड, ढ, अण। अब हम टवर्ग की चर्चा करें। टवर्ग जो है वो दांत से इसका उच्चारण स्थान है और इसका उच्चारण हम दांत से होता है। जैसे जिह्वा दांत को स्पर्श करती है, जैसे त, थ, द, ध, न। फिर अगला वर्ग है पवर्ग। इसका उच्चारण ओठ से होता है। इनको उच्चारण करने में दोनों ओठ परस्पर सटते हैं, जैसे प, फ, ब, भ, म। अब आपने 5 वर्गों को और उनके उच्चारण स्थान को स्पष्ट रूप से समझ लिया होगा। इसका मैं चित्र भी बनाकर आपको दूंगा, उसे आप केवल देखकर ध्यान देंगे और स्मरण करेंगे कि उच्चारण स्थान कहाँ कहाँ है। उस चित्र को आप अपनी कॉपी में नहीं बनाएंगे, केवल आप स्मरण करेंगे उच्चारण स्थानों का। अब आगे बढ़ें। जो 5 नए व्यंजन हैं वो कौन कौन से हैं? तो वो है छ, त्र, ज्ञ, अंग, अण। 5 नए वर्ण हैं। इनमें 3 संयुक्त वर्ण हैं। कौन कौन? छ, त्र और ज्ञ। कैसे बने हैं ये? छ जो है वो आधा क जोड़ मूर्धन्य श के मिलने से छ बना है। उसी प्रकार आधा त और र के मिलने से त्र बना है। आधा ज और इय के मिलने से ज्ञ बना है। ढ और ढ के नीचे बिंदु लगा के 2 नए अक्षर बने हैं। कौन? अंग, अण बनाए गए हैं। अब आगे हम बढ़ें और अनुस्वार, विसर्ग, अनुनासिक और हल, ये 4 चीजों को हम समझेंगे। किसे कहते हैं, इसका उच्चारण स्थान कहाँ है, इसे ध्यान से सुनेंगे। अनुस्वार, आपने अनुस्वार जैसे ही किया इसकी ध्वनि नाक से निकलती है। इसमें भी स्वर की मदद ली जाती है। स्वर वर्ण इसके पहले आता है, अतः उच्चारण दीर्घ हो जाता है। जैसे अ पे अनुस्वार अंग, इससे शब्द बना अंगूर। क पे अनुस्वार कंग, इससे शब्द बना कंगन। अनुस्वार बिंदु के रूप में वर्ण के ऊपर लिखे जाते हैं या ये आता है।
अब अनुस्वार के बाद हम विसर्ग पर चर्चा करेंगे। विसर्ग का उच्चारण हा की तरह होता है। विसर्ग भी स्वर के बाद आता है। तत्सम शब्दों में विसर्ग का सबसे ज्यादा प्रयोग होता है, जैसे पयः पान, मनः कामना। तो विसर्ग के बारे में आपने जान लिया कि विसर्ग का उच्चारण ह की तरह होता है और जो दो बिंदु पय के बाद दो बिंदु आते हैं वही विसर्ग है और उसका उच्चारण हम ह की तरह करते हैं, जैसे पयः पान, मनः कामना। अब हम तीसरे पर आ जाएं, अनुनासिक। अनुनासिक के उच्चारण में श्वास का कुछ अंश नाक से और कुछ अंश मुख से निकलता है। उच्चारण में लघुता ह्रस्व की स्थिति आती है। लघुता यानी ह्रस्व की स्थिति आती है। इनका उच्चारण चंद्र बिंदु है, जैसे गांव, दांत, आंगन, उस पर चंद्रम बिंदु है। चंद्रमा और उसमें बिंदु बनाया हुआ है, इसे चंद्र बिंदु कहते हैं। तो अभी आपने देखा कि इसके उच्चारण में कुछ अंश नाक से और कुछ अंश मुख से बोलते हैं, जैसे गांव। गांव में नाक से भी आ रही है ध्वनि और मुंह से भी आ रही है। इसे आप स्पष्ट हो गए। अब हल पर चर्चा करेंगे। हल व्यंजन वर्ण के नीचे लगी तिरछी रेखा को कहते हैं। हल लगाने का अर्थ है कि व्यंजन में स्वर वर्ण का अभाव है, अतः व्यंजन आधा है। जैसे क के नीचे अगर हलंत लगा देते हैं तो उसमें स्वर वर्ण का अभाव हो जाता है। और ठीक उसी प्रकार ख के नीचे हलंत है, ग के नीचे अगर हलंत लगाते हैं, किसी भी वर्ण के नीचे अगर हम तिरछी रेखा जिसे हलंत कहते लगा देते हैं, उसमें स्वर वर्ण का अभाव हो जाता है, यानी वो बिना स्वर वर्ण का हो जाता है। और हल हटते ही, जैसे ही स्वर वर्ण उसमें जुड़ता है तो हल का चिन्ह हट जाता है। अब आपने इतना समझ लिया, इसे ध्यान से सुना भी। अब इस पाठ के प्रश्न उत्तर को मैं लिखकर भेजता हूँ। इसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लेंगे और याद भी करेंगे। और जितना मैंने आपको पढ़ाया है उसको बार बार सुनेंगे और अपने स्मरण शक्ति में उसे बिठाने का प्रयास भी करेंगे। धन्यवाद।